नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का हमारा क्रम चल रहा है, उसमें हम अनुस्वार संधि को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अनुस्वार संधि में हमने एक सूत्र मौनुस्वार पढ़ा, जिसमें ये पढ़ा कि पद के अंत में स्थित मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। कि पद के अंत में देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है और यहाँ पर दो पद दिए हुए हैं, मातरम वंदे, तो ये पद के अंत में मैं हो गया। हरिम वंदे, ये पद के अंत में हो गया। उसके बाद नीचे एक सूत्र पढ़ा हमने, नश्चा पदांतस्य झली। ये क्या कहता है कि पद के बीच में न और मैं दोनों का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ यशांसी, यहाँ पर जो अनुस्वार हुआ है वो पद के बीच में है। उसमें मातरम प्लस वंदे अलग अलग पद है, तो पद के अंत में हो गया। और यहाँ पर पद के बीच में है। इसी तरह से नंक्षति, ये भी पद के बीच में है। तो नश्चा पदांतस्य झली क्या कहता है, पद के बीच में न और मैं को अनुस्वार हो जाता है, जबकि मौनुस्वार कहता है कि पद के अंत में मैं को अनुस्वार हो जाता है। इसी क्रम में हम अगला सूत्र यहाँ पर देखिए, अनुस्वार के अपवाद, मोराजी समह क्वौ, ये सूत्र भी हमने पढ़ लिया था कि सम उपसर्ग के मैं के बाद क्विप प्रत्ययुक्त राज धातु के रूप रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है। और यहाँ पर हमने उदाहरण देखे थे कि सम प्लस राट, इसका सम्राट रहेगा, सम प्लस राज है सम्राज है, और साम प्लस राज्यम साम्राज्यम। यहाँ तक हमने इन संधियों को पढ़ लिया था। अब आगे की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ रहे हैं अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है। सूत्र होगा हमारा अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है। यहाँ देखिए, आप सूत्र का अर्थ देखते हैं पहले हम कि अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है। सूत्र क्या कहता है कि मौनुस्वार है और नश्चा पदांतस्य झली। कौन से सूत्र? मौनुस्वार है और नश्चा पदांतस्य झली सूत्रों द्वारा अनुस्वार करने पर यदि उनके आगे यय एक प्रत्याहार है, उसमें क्या कौन से वर्ण आते हैं कि श है के अलावा कोई भी व्यंजन रहे तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। देखिए, इसका अर्थ आप दोबारा समझने का प्रयास करें कि अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र क्या कहता है कि मौनुस्वार है और नश्चा पदांतस्य झली सूत्रों द्वारा अनुस्वार करने पर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि उनके आगे यय के अलावा कोई भी व्यंजन रहे तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर श और है, इनके अलावा कोई भी व्यंजन रहे आगे तो अनुस्वार को परसवर्ण, पर से तात्पर्य आगे वाला वर्ण दूसरा, और सवर्ण मतलब उसका जो आगे वाला वर्ण है उसका समान हो जाएगा। ये आप उदाहरण से बेहतर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिए हुए, सबसे पहले संधि विच्छेद, फिर अनुस्वार और फिर परसवर्ण, जो सिद्ध रूप होगा परसवर्ण, वो दिया गया है। हमारे पास शब्द है अन प्लस कितः। अन प्लस कितः, यहाँ पर हमने पढ़ा कि पद के बीच में नश्चा पदांतस्य झली न को अनुस्वार कर देता है। यहाँ अनुस्वार हुआ अंकितः। फिर हमने पढ़ा कि यय के अलावा अर्थात श और है, इनके अलावा अगर कोई भी व्यंजन रहे तो हम उस अनुस्वार को आगे वाला जो वर्ण है उसका पंचम अक्षर हम कर देंगे। देखिए, ये अंकितः में आगे क है और जो क है इसका पंचम जो वर्ण होता है ग होता है, और ये आधा होगा क्योंकि अनुस्वार ऊपर आधा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा अंकितः में। तो संस्कृत भाषा में शुद्ध रूप ये होता है अंकितः। अन प्लस चितः, नश्चा पदांतस्य झली वाला, यही न है। न को अनुस्वार में हमने बदला, अनचितः बना, और फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र के द्वारा सिद्ध रूप करके अनचितः शब्द हमारा बन गया। आगे देखिए, शाम प्रस्तः शांतः, क्योंकि मैं को अनुस्वार कर दिया और आगे तय है, तो तय
यह प्रत्याहार में आता है। इनके अलावा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इस तय का जो अंतिम जो वर्ण है वो न होता है तय वर्ग में, तो हम उसको कर देंगे और अपना शब्द बनेगा शांतः। उसी तरह से गम प्लस ता गंता, पीछे के सूत्रों से अनुस्वार होने के बाद गंता बना, और यहाँ पर हम इस अनुस्वार को न में बदल देंगे क्योंकि आगे तय वर्ग का वर्ण है। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पर सवर्ण जो रूप बनता है, ये जो वर्ण है अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आए हुए हैं उनका पंचम अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर क है तो इसका अंग हो जाएगा, यहाँ पर च है तो च में पंचम वर्ण यह होता है अनुस्वार वर्ण, अनुनासिक जो वर्ण होता है। यहाँ पर तय है, तय में न होता है, और यहाँ पर भी तय है तो तय में न। अगर प आता है अंत में तो प वर्ग का अंतिम अक्षर म होता है अनुनासिक वर्ण। इसी तरह से अगर किसी ट वर्ग का वर्ण आ रहा है तो ट वर्ग में अंतिम वर्ण न होता है जो अनुनासिक वर्ण होता है, तो हम इनमें परिवर्तन कर देते हैं। ये अनुस्वार से यही प्रसावना सूत्र कहता है। अगला सूत्र देखिए, वा पदांतस्य सूत्र है अपना वा पदांतस्य। पदांत की स्थिति में अनुस्वार पर सवर्ण कार्य विकल्प से होता है। वा पदांतस्य सूत्र क्या कहता है कि अगर आप पर सवर्ण का कार्य कर रहे हैं और वो पदांत अगर पद के अंत में हो रहा है तो आपके पास विकल्प है, आप विकल्प से कर सकते हैं। करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। तो वा पदांतस्य सूत्र, इसका अर्थ आप याद करेंगे, ये विकल्प से करता है पद के अंत में, पदांत की स्थिति में। इसको भी आप याद रखें। देखिए, त्वम करोषि, त्वम प्लस करोषि, त्वम एक अलग पद है, पद के अंत में मैं है। अगर हम इसको चाहें पर सवर्ण करना, जो आगे वाला पर से तात्पर्य आगे वाला जो वर्ण होता है उससे है, तो जो पर सवर्ण करना चाहे तो कै में हमने पढ़ा कि कै का अंतिम जो वर्ण होता है वो ग होता है, अनुनासिक जो वर्ण होता है ग। तो हम इसमें दो रूप बना सकते हैं, या तो हम सीधा इसका अनुस्वार कर देंगे और त्वम करोषि बन गया मोनुस्वार से, या फिर हम इसको त्वं करोषि भी कर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों ही स्थितियां सही हैं, क्योंकि वा पदांत से सूत्र कहता है कि पदांत की स्थिति में अगर पद की अंत में आप कर रहे हैं ये कार्य तो आप विकल्प से कर सकते हैं। तो त्वम अलग पद है, करोषि अलग। यहाँ पर सवर्ण अगर आगे वाले वर्ण के अनुसार अगर हम बदलना चाहें तो यहाँ पर अंग में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारे पास त्वम करोषि ये भी सही है और त्वं करोषि ये भी सही है। अगला है धर्मम चर। धर्मम चर, यहाँ पर भी पद के अंत में ये कार्य हो रहा है, तो इसको हम धर्मम चर यहाँ पर अनुस्वार में भी बदल सकते हैं। और अगर पर सवर्ण करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास च है, अंतिम जो पर सवर्ण जो आगे वाला वर्ण है वो च है, और च का जो अनुनासिक वर्ण होता है वो ये होता है। तो हम क्या करेंगे, या इसको धर्मंचर भी कर सकते हैं। आगे देखिए, तृणम चरति, वही है सेम। आगे या तो च का जो अंतिम वर्ण है अनुनासिक वर्ण उसके य में परिवर्तन कर देंगे या फिर अनुस्वार लगा देंगे। तृणम चरति दोनों ही रूप सही है। संवत्सरः, संवत्सरः, देखिए यहाँ पर देखिए सम अंतिम वर्ण है, यहाँ पर वत्सरः व आया हुआ है, तो यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है कि हम व का अनुनासिक वर्ण क्या करें। व का अनुनासिक वर्ण क्या करें, क्योंकि अगर कै वर्ग का अक्षर आ रहा है तो हम उसमें ग हो जाता है, और अगर च वर्ग है तो उसमें या, ट वर्ग में न, त वर्ग में न हो जाता है और प वर्ग में मैं हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह हुई कि व है, तो हम किस में करें। तो देखिए य व और ल, जो तीन वर्ण है य व और ल, ये तीन वर्ण अनुनासिक भी होते हैं, और ये हम आगे इसी में बात करेंगे। तो हम इसका जो अनुनासिक होता है उसमें ऊपर अनुस्वार होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संवत्सरः, संवत्सरः भी सही है, और यहाँ पर एक ये इसमें अनुस्वार हो जाता है, तो उसमें
संवत्सरः ऐसे भी हो जाएगा, ये भी अपना शब्द सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं है, इस मैं का हमने आधा मैं है, इस आधे मैं का हमने आधा वह अनुनासिक बना दिया, आधा वह अनुनासिक। जिस तरह से यहाँ धर्मम चर में हमने क्या किया, ये जो च है इसका अंतिम वर्ण, ये जो च वर्ग है इसका अंतिम वर्ण हमने य ले लिया था इस मैं के स्थान पर, यहाँ पर इस उदाहरण में। उसी तरह से इस उदाहरण में हम क्या करेंगे, ये जो मैं है वह का जो अनुनासिक वर्ण होता है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर संवत्सरः, डबल इसमें वह हो जाता है और ये शुद्ध है। यम प्लस लोकम, इसी तरह से इसके भी दो रूप होते हैं, यम लोकम ये भी ठीक है और यन लोकम ये भी ठीक है, ये अभी हम समझेंगे यहीं पर। आगे देखिए, देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है कि य व ल दो प्रकार के होते हैं, य व ल दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक और अनुनासिक। अननुनासिक जिसमें अनुनासिक अर्थात जिसमें अनुस्वार की आवाज़ नहीं आती, अनुस्वार की ध्वनि उसमें नहीं आती है, य व ल सामान्य तौर पर। लेकिन ये अनुनासिक हैं, यहाँ पर य व और ल इसमें ऊपर अनुस्वार लग जाता है, ये अनुनासिक वर्ण है, तो इनका परिवर्तन इनमें हो जाता है क्रमशः, य का य में, व का व में और ल का ल में, इनके ऊपर अनुस्वार हो जाता है। ये उन्हीं के स्थान पर होंगे, जैसे यहाँ पर व है आगे, तो इस मैं का जो परिवर्तन करेंगे हम, तो वो व जो अनुनासिक व है उसमें हम परिवर्तन कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर डबल व है। इसी तरह से यहाँ पर आगे ल वर्ण है, तो हम इस मैं को भी ल के अनुनासिक में परिवर्तन कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर यन लोकम में डबल ल है। तो ये दोनों रूप भी शुद्ध हैं। आगे देखिए, आगे की संधि पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि काफी बार परीक्षाओं में पर सवर्ण संधि से संबंधित, पूर्व सवर्ण संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से देखें। सूत्र होगा जयो हो अन्यत्र श्याम, जयो हो अन्यत्र श्याम। अगर आप सूत्रों को अर्थ सहित याद कर लेते हैं तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। जयो हो अन्यत्र श्याम, यहाँ पर क्या है, जयो से तात्पर्य जया वर्ण। जया वर्ण, जय एक प्रत्याहार है और जय में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हम सम्मिलित करते हैं। प्रत्याहारों के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे अलग से। जय में क्या होता है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। तो सूत्र का आप अर्थ देखिए, जया वर्णों के आगे हैर के रहने पर, ये जो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, इनके आगे है रहने पर, अर्थात है के रहने पर उसे पूर्व सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात तो सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि पूर्व सवर्ण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, जयो हो अन्यत्र श्याम। अब आगे है के स्थान पर पूर्व के वर्ण के अनुसार वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश होता है। अब यहाँ पर यह दिक्कत आती है कि है के स्थान पर कौन सा वर्ण करें, तो इसमें बता दिया कि है के स्थान पर पूर्व के वर्ण के अनुसार जो हमारा इससे जो पहले वाले है से पहले जो वर्ण होगा उसका चौथा वर्ण हम कर देंगे। आप अच्छी तरह से अर्थ को याद करें, उदाहरण के माध्यम से इसको समझ जाएंगे कि पूर्व सवर्ण जो संधि करता है वो जयो हो अन्यत्र श्याम सूत्र करता है। सूत्र का अर्थ यह है कि जया वर्णों के आगे है के रहने पर अगर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है और उसके बाद है, ये स्थिति आ रही है, तो क्या करेंगे कि है के स्थान पर ये जो है होगा, इसके स्थान पर पूर्व के वर्ण के अनुसार वर्ग का चतुर्थ वर्ण कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इससे पहले कै वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है तो हम उसको चौथा अक्षर अर्थात घ में बदल देंगे। अगर च वर्ग आ रहा है तो उसमें झ में,
टै वर्ग आ रहा है तो उसको ढै में बदल देंगे, पै वर्ग आ रहा है तो उसको हम भै में बदल देंगे, चौथा वर्ण कर देंगे, जो पहले वाला वर्ण है उसका चौथा अक्षर हम कर देंगे। उदाहरण के माध्यम से देखिए आप, देखिए ये स्थिति है क ख ग घ और प्लस है, तो हम क्या करेंगे, है को घ में बदल देंगे। इसी तरह से च वर्ग में हम क्या करते हैं, अगर ये स्थिति आ रही है हमारे पास तो हम इसको झ में बदल देंगे। ट ठ ड ढ, अगर ये स्थिति है और आगे है आ रहा है तो हम इस है को ढ में बदल देंगे। तै वर्ग का कोई वर्ण प्लस है आ रहा है तो है को हम ध में बदल देंगे। इसी तरह से पै वर्ग का कोई अक्षर है और उसके बाद है आ रहा है तो है को हम चौथा अक्षर भै में बदल देंगे। तो ये स्थिति हमारे पास हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। जो हमने सूत्र पढ़ा है कि जयो हो अन्यत्र श्याम, जो कि पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि जयो हो अन्यत्र श्याम। अब इसके उदाहरण देखिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले संधि विच्छेद लिखा हुआ है, उसके बाद जस्त्व, ये गलत है, यहां पर ये लिखने में गलत हो गया। इसकी जगह पे हम लिखेंगे पूर्व सवर्ण, यहां इसको काट करके हम लिखेंगे पूर्व सवर्ण है ये, यहां पर पूर्व सवर्ण। और ये पूर्व सवर्ण के अभाव में, अगर पूर्व सवर्ण नहीं करते हैं तो ये रूप होता है। तो यहां देखिए तद प्लस हितम, हमने पढ़ा था कि वर्गों का ये जो अपने वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके बाद अगर 1 2 3 4 किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण है, उसके बाद में है आता है, तो हम क्या करेंगे कि पूर्व से मतलब पहले वाला रूप, जो पहले वाला रूप है उसका जो अंतिम वर्ण है उसको हम चौथे वर्ण में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉरी इसको नहीं, अगर इससे पहले आ रहा है तो ये जो है इस है को हम चौथे रूप में, चौथा जो वर्ण है वो बदल देंगे पहले वाले वर्ग का चौथा रूप। यहाँ द तै वर्ग में आता है और तै वर्ग में चौथा अक्षर होता है ध। तो हम क्या करेंगे, है को ध में परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे, तो ये अपना रूप बन जाएगा तद्धितम। ये क्या बन जाएगा, तद्धितम। ये देखिए ये जो रूप लिखा हुआ है, ये यहाँ पूर्व सवर्ण जो ऊपर मैंने लिख दिया, जस्ट गलत है, ये पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि का रूप ये हो जाता है। यहाँ अगर अभाव में, अगर पूर्व सवर्ण संधि का अभाव रहता है तो तद प्लस हितम अर्थात तद्धितम रह जाता है, तद्हितम। अगला देखिए फाक हरिहि, तो यहाँ पर है और उससे पहले क वर्ग है, क वर्ग का चौथा अक्षर होता है घ। तो हम क्या करेंगे, इसको है को घ में परिवर्तन कर देंगे और वाक घरी, ये अपना रूप हो जाएगा पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि का रूप ये हो गया। ये जस्त्व गलत है यहाँ पर लिखने में। पूर्व सवर्ण के अभाव में वाग हरि, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद संपद हर्षः, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध में कर देंगे, बदल देंगे और ये बन गया संपद हर्षः, पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि का ये रूप हो गया। उसके अभाव में संपद हर्ष, अगर पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि नहीं होती है तो ये रूप होता है। अगला है उद हारः, उद प्लस हारः, तो इसको क्या करेंगे, ये तै वर्ग का है, तै वर्ग का चौथा अक्षर होता है ध, तो हम इस है को ध में बदल देंगे, ये बन गया उद्धारः। और अभाव में अगर पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि नहीं करते हैं तो ये क्या बनता है, उद्हारः, उद्हारः। तो ये थी हमारी यहाँ तक पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि। आगे हम पढ़ेंगे पर सवर्ण संधि, जो बाद वाला जो रूप हो जाता है पर सवर्ण, वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप जो संपूर्ण स्वर संधि की वीडियोज या जो व्यंजन संधि के जो पहले के पार्ट हैं, उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उनको भी अच्छी तरह से समझें ताकि आप संधियों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।